चैप्टर 4 गदर आंदोलन के बारे में लिखा गया है। और गदर आंदोलन आइसोलेटेड नहीं था, इसकी सारी शाखाओं को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके विस्तृत रूप से वर्णित कर गदर आंदोलन उत्कृष्ट राष्ट्रभक्ति से निपजा हुआ एक सामूहिक प्रयास था। इसको सिद्ध करने का काम इन्होंने अध्याय 4 के अंदर किया है। 5वां अध्याय काला पानी पर लिखा है, जो भारत के आजादी के इतिहास का तीर्थ स्थान है। अंडमान की सेल्युलर जेल और वहां की दी गई मानवीय यातनाएं देखकर मैं कई बार सोचता हूं कि पश्चिम के देश कैसे ह्यूमन राइट की बात कर सकते हैं और किनको सिखा रहे हो। जो कोई भी हमें भाषण देता आता है, इसको एक बार सेल्युलर जेल की मुलाकात करा देनी चाहिए। अनेक प्रकार के देश के अनेक हिस्सों से पकड़े गए स्वतंत्र सेनानी क्रांतिवीरों को एक ही जगह पे रखा गया। और अगर सेल्युलर जेल के अंदर जो क्रांतिवीरों की सूची है उसको भी आप देखोगे तो मालूम पड़ जाएगा आइसोलेटेड प्रयास नहीं था। पूरे देश का नक्शा वहीं पर बन जाता है। वो जेल में आज भी एक महिला कर्मी है, उसने हर जेल से आए हुए आजादी के लड़ाकों का नाम लिया, प्रदेश दिया और उसको जोड़कर पूरे भारत का नक्शा बनाया। एक भी प्रदेश बाकी नहीं है। भारत के हर प्रदेश से कोई न कोई कभी न कभी सेल्युलर जेल के अंदर गया है। सेल्युलर जेल में वो ही जाते थे जिनको मारने से ज्यादा नुकसान होता था। कोई उसको जिंदा रखने के लिए नहीं भेजते थे और जिंदा रखने का कोई मतलब ही नहीं रहता था, ऐसा जीवन वहां देते थे। तो इतना बड़ा प्रयास करने वाले व्यक्ति हर प्रदेश से आए, वो ही बताता है कि सशस्त्र क्रांति आइसोलेटेड एफर्ट्स नहीं था, व्यक्तिगत पराक्रम नहीं था, एक सोची समझा आंदोलन था जो देश को आजाद करने का बहुत अच्छा प्रयास था। 6ठे अध्याय में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में लिखा है। अंतिम 2 चैप्टर चटगांव शस्त्रागार के छापे और नेताजी की लड़ाई के बारे में लिखे हैं। मैं अभी भी कहता हूं, पढ़ते वक्त आप ध्यान रखना, हर एक चैप्टर दूसरे चैप्टर के साथ जुड़ने का सूत्र इसके अंदर रखा हुआ है। रखना तो क्या है ही, परंतु इसका वर्णन किया गया है। और 8 चैप्टर को अगर आप एक ही चैप्टर मानकर पढ़ते हो तभी आपको मालूम पड़ेगा कि सशस्त्र क्रांति की अवधारणा क्या थी और सशस्त्र क्रांति करने वाले स्वभावगत हिंसा के पथ के अनुयायी नहीं थे। सशस्त्र क्रांति करने वालों के लिए हिंसा देश को आजादी दिलाने का जरिया थी, वो भी उत्कृष्ट मानवीय मूल्यों का अनुसरण करने वाले लोग। परंतु ये चित्रण जो कर दिया गया, वो चित्रण से हमारे इतिहास को और वो वीर क्रांतिवीरों को बहुत बड़ा अन्याय हुआ। मित्रों, मैं स्पष्टता से मानता हूं कि इस देश को आजादी दिलाने में साहित्यकारों का भी बड़ा योगदान है। देश के किसानों का भी, अनेक किसान आंदोलनों के जरिए अंग्रेज हुकूमत को हिलाने का उन्होंने काम किया, जन जागृति की, इसका भी बड़ा योगदान है। देश के हर कोने में फैले हुए हमारे जनजातीय समाज, आदिवासियों ने, ट्राइबल्स ने
अपनी परंपरा को हम प्रदूषित नहीं होने देंगे, इसलिए अनेक जगह पे अंग्रेजों के खिलाफ शस्त्र उठाए, लड़े, मरे। सन 57 के पहले भी सबसे पहली लड़ाई अगर कोई लड़ा था तो आदिवासी ही लड़े थे। बहुत लेट कांग्रेस पार्टी ने एक अहिंसक आंदोलन भी शुरू किया, जिसमें पूर्ण स्वराज बहुत देरी से आया, मैं बताता हूं उसके बारे में बाद में। और सशस्त्र क्रांतिकारियों ने भी दुनिया भर की अनेक घटनाओं से प्रेरणा लेकर एक भगीरथ प्रयास किया था। हो सकता है कई घटनाओं का आप एनालिसिस करोगे तो आंदोलन असंगठित दिखेगा, परंतु वो देशभक्ति से प्रेरित था और सभी का लक्ष्य एक ही था, देश को आजाद कराना, अंग्रेजों को देश से निकालना। और आप इस पुस्तक को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा 1923 में ही सचिंद्रनाथ सन्याल ने भारत को रिपब्लिक बनाने का लक्ष्य रखा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिन्होंने हाथ में हथियार उठाए थे वो स्वभावगत हिंसक नहीं थे, परंतु अंग्रेज के हाथ में बंदूक थी, इसलिए इसके सामने लड़ना एक हिंसा आदेश को आजादी दिलाने का एक जरिया बनाया था। कांग्रेस ने 1930 में पूर्ण स्वराज की मांग रखी और हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी एचआरए ने न केवल पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा, परंतु सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की भी वकालत उसी वक्त कर दी। मैं उनकी दूरदृष्टि का परिचय हो, इसके लिए आपको ये बात बताता हूं। उस वक्त कांग्रेस के अधिवेशनों में मताधिकार की चर्चा तो थी ही नहीं। आजादी कितनी मात्रा में अंग्रेजों से नेगोशिएशन कर प्राप्त की जाए, इसकी चर्चा चलती थी, परंतु उस वक्त न केवल संपूर्ण आजादी, हर वयस्क को मताधिकार, इसकी भी चर्चा की। और 20वीं सदी में ही शुरुआत में 1909 में वीर सावरकर ने कहा था, अगर सशस्त्र क्रांति को सफल होना है तो इसका अखिल भारतीय स्वरूप तय करना पड़ेगा। और उन्होंने अभिनव भारत की स्थापना इसी के लिए की थी। और देश आजाद होने के बाद अभिनव भारत को बंद करने वाले भी वीर सावरकर ही थे कि अब अभिनव भारत का उद्देश्य समाप्त हो गया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसको छुटपुट प्रयास कर हमने ये महान प्रयास का अवमूल्यन नहीं करना चाहिए। इसको किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत देशभक्ति कहकर, व्यक्ति की व्यक्तिगत देशभक्ति ही अपने आप में बहुत महान होती है, परंतु एक समूह एक विचारधारा के तहत देश को आजाद कराने का प्रयास कर रहा था, उसको हमें समझना भी पड़ेगा, स्वीकारना भी पड़ेगा और प्रचारित भी करना पड़ेगा। सिर्फ समझने से कुछ नहीं होगा, उसको मन से स्वीकारना पड़ेगा कि मेरे देश को आजाद कराने के लिए ढेर सारे लोगों ने अपने जीवन का सर्वस्व बलिदान कर दिया। कई बार घर की कुकरी हो गई, कई बार परिवारजनों को जेल में डाल दिया, कई सालों तक कोई अंडमान निकोबार के काला पानी की सजा भुगतता रहा, कई लोग फांसी के फंदे पर चढ़ गए। और इस प्रयास को हम व्यक्तिगत प्रयास नहीं कह सकते, इसको विफल प्रयास भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसी के आधार पर हर जगह पे देश में आजादी की चेतना जागृत होती गई, दृढ़ीभूत होती गई और परिणाम लक्षित दिशा में आगे बढ़ती गई। इन्होंने आजादी की चेतना को जागृत भी किया,
उसको दृढ़ भी किया और चैनलाइज कर एक दिशा में ले जाने का काम भी इस सशस्त्र क्रांतिवीरों ने किया है। ये हमें स्वीकारना ही पड़ेगा। उनका नेटवर्क जर्मनी, सिंगापुर, आयरलैंड, कनाडा, अमेरिका और इंग्लैंड में भी नेटवर्क फैलाकर इन लोगों ने काम किया। अभी के प्रधानमंत्री और उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई जब मुख्यमंत्री बने गुजरात के, तो मोदी जी ने श्यामजी कृष्ण वर्मा की अस्थियां इतने सालों के बाद वहां से वापस लाने का काम किया। क्योंकि श्यामजी अपने विल में कहकर गए थे कि मेरी अस्थियों को एक बैंक के लॉकर में रखना, जब मेरा आदेश आजाद हो तभी मेरी अस्थियों को मेरे देश में लिया जाए। मैं गुलाम देश में मेरी अस्थियों को भी नहीं जाने दूंगा। क्या और इस प्रयास को कोई कैसे छुटपुट प्रयास कह सकता है? इस श्यामजी कृष्ण वर्मा तैतरीय उपनिषद का सबसे देश में उस वक्त उस जमाने में सबसे विद्वान व्यक्ति थे, संस्कृत के स्कॉलर थे। तैतरीय उपनिषद पर उन्होंने लिखे हुए टीकाओं को मैंने पढ़ा है, इनकी विवेचनाओं को पढ़ा है। इतना विद्वान व्यक्ति सब कुछ छोड़कर, देश छोड़कर वहां क्रांतिवीरों का प्रेरणा स्रोत बना। एक के बाद एक देश बदलते गए। सरदार सिंह राणा हो, मैडम कामा हो, श्यामजी कृष्ण वर्मा हो, सबने आजादी के स्वप्न को शेप देने का काम किया, इसको फैलाने का काम किया। और सावरकर जैसे लोगों ने जमीन पर लड़ाई लड़ने का काम किया। ये प्रयास ना सोच के बगैर का था, ना असंगठित था, ना असफल था। ये प्रयास एक सोची समझी विचारधारा के आधार पर किया गया प्रयास था। ये प्रयास संगठित प्रयास था और इस प्रयास ने सफलता जो मिली, इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है, इसको कोई नकार नहीं सकता मित्रों। और ये बात आज सन्याल के पुस्तक से नई पीढ़ी के हाथ में जाएगी। मैं एक वाक्य बोलना चाहता हूं, मैं एडवांस में ही कह देता हूं, मीडिया है, वाक्य मेरा नहीं है, तो मुझसे न चिपकाया जाए। आजादी के आंदोलन की दोनों धाराओं को कुछ लोगों ने उस जमाने में एक्सट्रीमिस्ट बनाम मॉडरेट ये व्याख्या कर दिया और अरविंद घोष ने उनको नेशनलिस्ट बनाम लॉयलिस्ट कर दिया। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्री अरविंद घोष कह रहे थे। मैं नहीं मानता इस 130 करोड़ की आबादी में श्री अरविंद घोष की व्याख्या और उनके उद्देश्यों पर कोई भी सवाल उठा सकता है। मेरा बस इतना ही कहना है, मेरी कोई टिप्पणी नहीं। मगर हमने इतिहास को एक्सट्रीमिस्ट बनाम मॉडरेट की धारा से निकालकर वास्तवदर्शी बनाना पड़ेगा। अहिंसक आंदोलन का भी योगदान है, इसको हम नकार नहीं सकते, परंतु इसका महिमा वर्णन करने के लिए हजारों लोगों की तपस्या, जीवन के बलिदान और कुटुंब के कुटुंब फना हो गए, इसको कैसे नकार सकते हैं? और उसको नकार कर देश का इतिहास नहीं बन सकता है।